अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के हवाले से, जिसके बारे में पहले खबरें आ रही थी कि एफआईए ने प्रॉबेबली एक दरख्वास्त की है कि इन केसेस को परसू नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और एफआईए दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन फिर एक क्लैरिफिकेशन आई कि जो खबर चल रही है ये फेक है और एफआईए ने सिर्फ चेंज ऑफ प्रोसिक्यूटर की बात की है। ये केस जिस तरह से चल रहा था चलना चाहिए, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सिंध के अंदर पानी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आबी ज़खायर हैं उसमें 38% आपको पानी की रिक्वायरमेंट में कमी नज़र आएगी। और आने वाले सालों में यूनाइटेड नेशंस में भी ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 के बाद पाकिस्तान में शदीद पानी की किल्लत हो सकती है। तो इट इज़ अ वेरी सोशल एंड सीरियस इशू जो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अरशद एच अब्बासी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जो कि एनर्जी एंड वाटर स्पेशलिस्ट हैं। उनसे ये पूछते हैं कि ये इरसा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 38% पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे और 38% की कमी है। तो अब्बासी साहब, ये क्यों है और ये मुसलसल मसला क्यों सामने आता है बार बार? देखिए, एक बात तो ये जैसे आपने कहा ना कि इरसा ने ये कहा कि 38% पानी कम हुआ है, ये बात बड़ी क्वेश्चनेबल है। वो क्वेश्चनेबल इसलिए है कि पूरी दुनिया में इवन हमारे साथ जो नेबर है, ये रिवर्स के ऊपर टेलीमेट्री सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन एक ऐसा क्लर्क है जो कि मेरा इसके साथ बड़ा पर्सनल हमेशा कंफ्लिक्ट रहा है अरसा के साथ, कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि 360 मिलियन का था वो आपने क्यों छोड़ा? क्यों आप सूबों को एक मिसट्रस्ट पैदा कर रहे हैं? आप पैदा कर रहे हैं एक, जिसे कहते हैं कि सिंध में बिल्कुल पानी की वजह से इस वक्त वहां के काश्तकार एक, आप कह सकते हैं, रोडों के ऊपर आ चुके हुए हैं। उनकी लाइफ लाइन का एक इशू है। पानी का पीना, पानी के पीने के लिए ठट्टा और बदीन में ये एक ही यही इंडस से पानी जाता है और लोग पीते हैं क्योंकि नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो बड़ा खारा है। तो एक तो पहली बात ये है कि सच बात ये है कि जो इरसा में जो टेलीमेट्री सिस्टम लगा था, काश ये बात सुन ले और ये दोबारा कहे कि वो जो डब्बों में या पैक पड़ा हुआ उसको लगाएं। जिस तरह फिर हमारे पास रियल टाइम सारे जो बैराजेस हैं वो डैम है, तकरीबन ये 28 साइड के ऊपर ये आ रहा था। अब दूसरी बात एक ये भी है कि आज जो पानी की किल्लत है, ये देखें, ठीक है कि ये मौसमी तब्दीली है, ये हो रही है, एक फैक्ट, एक नेचुरल फिनोमेना, लेकिन ये एक रिमाइंडर भी है कि वो लोग जो सिंध से सियासतदान जो कालाबाड़ डैम की मुखालफत कर रहे थे, आज उनसे पूछना चाहिए गिरबान से पकड़ के कि बताइए, आप तो डीएचए कराची या लाहौर या इस्लामाबाद या दुबई बैठे होते हैं, आपको क्या पता पानी की इज्जत का, और स्पेशली उस काश्तकार का कि जिसकी पूरी जिंदगी इसी पे डिपेंड करती है, उसकी लाइवलीहुड, उसका रोजगार, उसकी पूरी फैमिली। तो अगर देखिए ये कालाबाड़ डैम बना होता तो पानी, चाहे 2 महीने और हीट वेव होती या पानी ना भी आता, 38 क्या, मैं कहता हूँ अगर 80% पानी कम हो जाता तो कालाबाड़ डैम में इतनी कैपेसिटी थी, यानी डिजाइन कैपेसिटी इतनी है 6.5 यानी 6.5 MF पानी इसमें स्टोर हो सकता है और वो बन जाता है। और प्लस हमें सस्ती बिजली मिलती है। देखिए, बिजली का भी बुरहान है, वो भी आप देखें, उसके लिए एलएनजी नहीं है, आयल नहीं है। तो ये आयल पानी के लिए, इसमें तो ना आयल चाहिए ना एलएनजी चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक है अब्बासी साहब, एक और पॉइंट पे मुझे आपका राय चाहिए कि अभी रिसेंटली भी कमिश्नर हैदराबाद ने एक तहरीरी तौर पे शिकायत लगाई है कि इंतज़ामिया को भी और जो आपाशी का अमला है उनको भी हरासा किया जाता है, पानी चोरी किया जाता है, इसमें वहाँ के वडेरों के मुलव्वस होने की इतलात आती हैं। तो जो और इवन रेंजर्स को तैनात करने की दरख्वास्त की जाती है कि पानी की प्रोटेक्शन के लिए। दिस इज़ बिकमिंग रियली सीरियस। देखिए, पंजाब इरिगेशन ने कुछ हद तक थोड़ा सा काम किया है कि उनकी जो मॉनिटरिंग है थोड़ी रियल टाइम हो रही है, सेंसर लगे हुए हैं। लेकिन सिंध में जाहिर है कि पानी की जब कमी है, देखिए एक बात ख्याल रखिएगा कि पानी वो चीज है जिसके लिए इवन इस्लाम में कितना बड़ा वाकया हो गया था करबला का, और ये पानी लेने का एक राइट है। ख्याल कीजिए, अगर आपको आपको प्यास लग रही है और आपके पास पीने का पानी नहीं है, तो आपको ये राइट है कि आप किसी का गिरबान पकड़ के, आप किसी घर दाखिल होके पानी आप पी सकते हैं। ये तो यूएन का डिक्लेरेशन है। आप किसी दुश्मन को भी पीने के पानी का नहीं रोक। तो सिंध में तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि बाहर जगहों पे उसी पानी को फिल्टर करके वो पानी पीते हैं।
तो ये पीने का पानी है, तो पीने के पानी में आप देखें ना वो क्या क्या नहीं करेंगे। ये तो बंद है या वो है, ये तोड़ेंगे, ये तो होगा। इस तरह से हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह मैं कल देख रहा था, रिपोर्ट्स देख रहा था कि इंडियन जो स्टेट गुजरात है इसके साथ है, वहां तो उससे भी बड़ा कैट आया हुआ है। और देखिए वहां पे पानी के लिए क्या हो रहा है। इन देखे वो एक आप कह सकते हैं नारकीस वहां फैली। तो आज भी ये एक रिमाइंडर है। और रिमाइंडर क्या है, किस चीज का है कि देखिए आज हमारी स्टेब्लिशमेंट हर काम कर सकती है। मैं तो जनरल बाजवा को कहूंगा कि देखें ये सियासतदान जो बैठे हुए असम्बली में, जरा इनको कहे ना कि ये तो एकदम सजदा करने को तैयार हो जाएंगे। इन्हें कहे ना जरा ये कालाबाड़ डैम के पास पूरा दे, और वो जो पुरानी आपने करारदादें पेश की हुई हैं इसके खिलाफ, पता नहीं किस आईपीपी या किसकी बेस पे, देखिए हर माफिया के लिए बंदा काम करता है। काश पाकिस्तान में एक वाकई मोहब्बे वतन बंदे हों, वो जिन्होंने कमिटमेंट की हो, जिन्हें ये पता है कि उन्होंने मरना है, उनका ठीक है अब्बासी साहब, ये आपकी राय हो सकती है कि पाकिस्तान में फैसले इम्प्लीमेंट कहाँ से होते हैं, ये बिल्कुल आपकी राय हो सकती है। और अगर ये मसला इस तरह ही हल हो सकता है तो इस तरह ही सही। इस हवाले से भी अपनी राय दीजिएगा कि इरसा में बलूचिस्तान के मेंबर हैं अब्दुल हमीद, उन्होंने कहा है कि सिंध हर साल बलूचिस्तान का 32% पानी चोरी करता है। चोरी का लफ्ज इस्तेमाल हो, बलूचिस्तान का पानी भी सिंध के हिस्से में चला जाता है, सिंध में भी कम पड़ जाता है, फिर पानी जाता किधर है? देखिए बात सुनिए, पहली जो आपने बात की मेरी राय नहीं है, मेरा तो मैं आपको बता दूं सोल्यूशन ही एक है, यानी वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है। ठीक, इट्स नॉट ओपिनियन। देखिए आप क्या कहेंगे, आप क्या समुद्र से पानी लेके आएंगे, क्या आप पानी चाइना से लेके आएंगे, वो तो एक ही हल ये। अब दूसरी आपने बात की, ये अब से शिकायत नहीं है पंजाब पानी चोरी करता है, एलिगेशन है इस कमेटी में है, पंजाब चोरी करता है सिंध का, और सिंध चोरी करता है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान को देखे ना, एक बात ये आ जाती है, बात हमने छेड़ दी है, तो आप ये देखें कि अभी तक आज तकरीबन कितना अर्स हो गया, सिंध में जो छोटे डैम बनने थे और सिंध में जो कैनाल्स बननी थी वो अभी तक मुकम्मल नहीं। अच्छा, मैं ये भी थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में जब देख रही थी कि इसकी हायरार्की क्या है, तो इसमें एक सीजी कैनाल है और एक टीपी कैनाल है और कोई वापडा के अंदर आता है और कोई महकमा आपाशी के अंडर आता है, और फिर पानी फराम करना या ना करना, नहरें खोलना, यानी ये सारा सीएम सिंध की इजाज़त। और मतलब अगर कोई इमरजेंसी भी है तो जब तक आप एक इजाज़तनामा आपको नहीं मिल जाता तो पानी देना, डोंट यू थिंक हमारे मुल्क में ये बहुत ट्रिकी है, या हर जगह ऐसा ही होता है जैसा निज़ाम हमारे मुल्क में? वेरीफाई कर दूं, वापडा कच्ची कैनाल बना रहा है जो पंजाब से निकल के जा रही है बलूचिस्तान में, जो गुज़िश्ता 22 साल से बन रही है, 22 साल से कैनाल बन रही है। कैनाल्स बनाना बड़ी मेजर वो वापडा का जैसे ये वो बना रहे हैं, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी ये इरिगेशन सिंध इरिगेशन का जो महकमा है, यानी महकमा आपाशी सिंध और महकमा आपाशी बलूचिस्तान और महकमा आपाशी पंजाब, ये इनकी जिम्मेदारी, ये बड़ा क्लियर डिवाइड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, अब्बासी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, तो लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हायरार्की बहुत ट्रिकी है, क्योंकि मसला हल होते हुए तो बहुत वक्त लग जाता है। जिसको 15,000 क्यूसेक समथिंग पानी चाहिए उसको 2,000 क्यूसेक मिल रहा है, मतलब ये फिर इतना इमरजेंसी में भी इतना थोड़ा पानी रिलीज करने की क्या वजह? देखिए बात ये है कि जितने बैराजीज हैं, बैराजीज जैसे कोठरी है, गुद्दू है, सखर है, इस बैराजीज की मेंटेनेंस या कंट्रोल तो वापडा के पास है। जाहिर है कि पूरा अलोंग द जिसे कहते हैं सिंध या सॉरी पंजाब, ये जहां भी रिवर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैराजीज हैं या हेडवर्क, लेकिन जहां पे इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरिगेशन सिंध की है। अब आपने कहा 3,000 क्यों मिल रहा है? देखिए जब पानी है ही कम, वो कहते हैं ना जब रोटी ही कम है तो जाहिर है उसके थोड़े थोड़े स्लाइस आपको मिलेंगे। एक बात है, वो इसकी असल इशू जो है वो ये है कि क्या ये जो मिल रहा है पानी उसकी डिवाइड के मुताबिक ही मिल रहा है जो कि 91 का रिकॉर्ड हुआ था। तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि जो मशरकी पंजाब है जो कि इंडिया के पास है, या हरियाणा है या राजस्थान है, वहां भी केनाल, वहां भी इरिगेशन इसी तरह वही राड की है, ब्रिटिश पास की है। लेकिन एक बात है, उन्होंने रियल टाइम डाटा लगाया हुआ। आप अभी किसी क्यू के बैराज का डैम का डाटा ले ले, आप मोबाइल पे ले सकती हैं, उन्हें पता है कि किस बराज पे किस कैनाल पे कितनी पानी जा रही है, ताकि पता लगे। देखिए अगर आपको ही पता हो, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में या आपके दफ्तर में एक छोटी चीज है,
उन सबको पता है जी मुनसिफाना तकसीम हो रही है। जी, तो फिर इसी से एक और नुक्ता मैं जोड़ना चाहती हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल है अब्बासी साहब कि पाकिस्तान को 2025 तक खुश्क साली का सामना होगा, ये समझा जा रहा है। और 1991 के मुआहदे के मुताबिक अगर पानी मुनसिफाना तौर पे तकसीम कर भी दिया जाए, तो मेरा आपसे सवाल ये, तो फिर इस बात को यकीनी कैसे बनाएंगे कि वो पानी अगर सबको उनकी ज़रूरतों के मुताबिक मिल रहा है, तमाम सूबों को, तो पानी की बचत भी हो रही है और 2025 तक हम खुश्क साली तक नहीं जाएंगे? देखिए, एक जो दो बातें पाकिस्तान में बड़े साफ है, क्लियर है। एक तो ये कि ये 25-25 वाली बात है, 2025 वाली जो बात है, ये एब्सोल्युटली गलत है। अल्लाह करे आप भी यहाँ हो, मैं भी हूँ, मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ये हाँ, बट पानी की कोई एवरेज जो आप दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन एंड नहीं, रिपोर्टेड, ऐसा नहीं है? देखिए वो रिपोर्ट इस तरह की बीच में आ रही थी। वो इसी तरह कोराकोरम ग्लेशियर से मतलब सॉरी आ गया था, इंडियन की रिपोर्ट आ गई थी कि ये 2020 का खत्म हो जाएगी। ये वफाकी वजीर जो इक़वाम मुत्तहिदा, वफाकी वजीर ने इक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, इक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट पेश की गई थी। देखिए वो अगर वो भी इतने परफेक्ट होते आप छोड़ दें, वफाकी वजीर की बात करनी चाहिए। ये क्या नाम है, डॉक्टर शीरीन की बात कर रही है, छोड़े इसको। देखिए एक बात में आप पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इंटरेस्ट के अंदर ग्लेशियर मेल्ट का इतना 70% कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको एक और बात, अभी मैंने जैसे कालाबाड़ डैम की बात की, खाली सियाचिन में इतनी स्नो है कि तकरीबन 40 लाख डैम इक्विवेलेंट वहां पे आई। तो ये ब्लेसिंग दुनिया के किसी और मुल्क को नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान को अवेलेबल। असल इशू है बैड मैनेजमेंट, असल इशू है वर्स्ट मैनेजमेंट, और असल इशू जो बात वो एक और भी हो आपको बात कर। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपका कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट के ज़्यादा मसाइल हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। नाज़रीन, आप एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। काशिफ अब्बासी सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है। काशिफ अब्बासी साहब, आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया है कि इमरान खान को हटाना एक गलती थी और वो बर्डन जो नहीं लेना चाह रहे थे वो उनको लेना पड़ रहा है? देखिए ये तो अब हाइंडसाइट है, जाहिर है उनको जो मुश्किल सियासी फैसले करने हैं वो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत है। और ये बात मुस्लिम लीग नून में खासकर, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें मुनाफा सबका है, नुकसान सिर्फ मुस्लिम लीग नून का। और ये बात का एहसास उनको है, इसीलिए तो सारे लंदन बैठे हैं। ये आपको याद होगा कि ये तो एक दिन पहले ही डिसाइड हुआ कि सारों को लाया जाए। शायद हकान अब्बासी साहब भी लंदन में थे, उनका भी एक व्यू है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक बहुत क्लियर व्यू है जो वो पिछले 2-3 दिन से एक्सप्रेस कर रही है। तो मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल ये रियलाइजेशन है कि कॉस्ट बहुत है। हम क्यों ये कॉस्ट लें जो हम छोटी एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के लिए मुश्किल फैसले करें, पेट्रोल महंगा करें। जो एक बयानिया मुस्लिम लीग नून के हाथ में है इस वक्त, वो बयानिया है इन्फ्लेशन, इमरान खान की परफॉर्मेंस का। बाकी बयानिया तो इमरान खान साहब लीड कर, तो ये सोच रहे हैं कि क्या वजह, हम क्यों एक बयानिया भी उसके हाथ में दे दें, ये सारा कुछ महंगा करेंगे, महंगाई होगी। और ये बाहर जो इमरान खान जब स्टेज पे अगले जलसे में खड़े होंगे वो सिर्फ नेशनलिज्म, रिलीजन, साजिश, अमेरिकन, एंटी अमेरिकनिज्म, ये सब सिर्फ लेकर नहीं जाएंगे और करप्शन, बल्कि वो साथ महंगाई भी लेकर खड़े होंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून इस बारे में बहुत सीरियसली सोच रही है इस वक्त लंदन। ठीक है, कल आसिफ अली जरदारी साहब का भी जो एटीट्यूड था वो ही वाज क्वाइट श्योर कि अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हम बात करेंगे वो, और बाज़ाहिर ये भी लग रहा था कि वो इतने फिक्रमंद नहीं, उन्हें लगता था कि वो हैंडल कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने आरिफ अलवी साहब का भी जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि ये लोग कितनी जल्दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर इवेंचुअली कंसेंसस भी होगा और इलेक्शंस भी हो जाएंगे? देखिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो मेरा ख्याल है आराम से ही होंगे। अगर इनको जल्दी इलेक्शन कराने होते तो अब तक प्रोसेस तो शुरू होता है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब उनको कोई जल्दी नहीं। दूसरा, अगर इन्होंने मुश्किल इकोनॉमिक फैसले किए तो फिर तो इलेक्शन नहीं करा सकती। ये नहीं हो सकता कि पेट्रोल आज महंगा करें या अगले हफ्ते में महंगा करें और उसके 2 महीने बाद इलेक्शन करा दें।
जब पीक महंगाई इन्फ्लेशन अपनी पीक पे और उस टाइम इलेक्शन हो जाए। ये नहीं हो, ये अगर इन्होंने मुश्किल इकोनॉमिक फैसले किए तो ये फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट जितनी लंबी से लंबी खींच सके उतना उसको खींचने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता फिर कम से कम कोalition जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन इनको ना करवाने दें अनकरीब। ठीक है, काशिफ वासी साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? बार बार जलसों में फौजी सरबराहान जो साबिका हों या सर्व कर रहे हैं उनका बार बार जिक्र किया जाता है, फिर बार बार ISPR की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती है, बात की जाती है कि आप सियासत में ना घसीटें, अब तो बहुत ही कम गैप के साथ बार बार आती है। ये क्या ट्रेंड है और ये डू यू थिंक इट्स क्वाइट डैमेजिंग फॉर पॉलिटिक्स इन कमिंग इलेक्शंस, या ये मजीद क्लैरिटी देगी हमें? ये जो पॉलिटिक्स में फौज को लाने का ट्रेंड है, जी जी, जो एटलीस्ट बड़ा जैसे फैज हमीद साहब का बार बार जिक्र आता है, बार बार कहा जाता है भी हमारा जिक्र नहीं करें। देखिए मसला ये कि आप पहला तो फैसला सबको करना पड़ेगा कि आपने फौज को सियासत में किरदार देना या नहीं। अगर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और कहें कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, फिर उनको आबादी देनी छोड़, चाहे वो तहरीक इंसाफ है चाहे कोई और जमात है। मसला ये है कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो ये है कि हम कहते कुछ और हैं, करते हम नारा कुछ और लगाते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस में कुछ और करते हैं। जहां हम ये मानते हैं या जब मुश्किल में होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोई हमें इस यानी फौज इंटरफेरेंस ना करे जब हम गवर्नमेंट में हो, लेकिन जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो उसी फौज के साथ मिलके हम हुकूमत या हम उनके साथ मिलके गेम बनाना चाहते हैं। ये है डायलेमा इस मुल्क में। उनको ना लाएं सियासत में, उनको मत घसीटें। ये सारों को इकट्ठे बैठ के फैसला कर लेना चाहिए था कि हमने आइंदा कोई सियासी जमात एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत सियासी मामला पर नहीं करेगी। उनका काम नहीं है इलेक्शन कराना, लेकिन हुकूमतें बनाना और गिराना भी उनका काम है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क। हमारे मुल्क में कहते ये हैं कि फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए। पहला मौका मिलता है भागते भागते सारे उनके दरवाजों पर जाते उनसे। ठीक काशिफ वासी साहब, लेकिन फिर जैसे बिलावल ने कहा कि मुझे एक दिन अदम एतमाद से एक दिन पहले एक कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि मार्शल लॉ आ जाएगा, और वो एक गवर्नमेंट के वजीर ने कही, तो वो जो गवर्नमेंट के वजीर की तरफ से कोट किया गया है उसका सोर्स तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से ही होता होगा ना, जो उसने ये बड़े धड़ल्ले से बात कर दी। देखिए ये मुमकिन नहीं। देखिए ये नहीं, ये डरावा धमकी तो हो सकती। इसको मैं ये इस तरह जरूर देख सकता हूँ कि ये उन्होंने वैसे ही जिस तरह कि अगर ये ना किया तो मैं ये कर दूंगा। अक्सर लोग अमूमन आप हम देखते हैं इस तरह की धमकियां सियासत में बहुत चलती हैं कि ये ना किया तो मार्शल लॉ आ जाए। ये धमकी की हद तक तो ये बात हो सकती है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट आपका ख्याल है इमरान खान के साथ थी उस दिन या इमरान खान मार्शल लॉ लगवा सकते थे, ये मेरे लिए मानना बड़ा मुश्किल था। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब मार्शल लॉ लगवा सकते। लेकिन ये धमकी इसलिए दी गई ताकि वो चाहते थे कि अब ये निजाम ना चले। वो ये चाहते थे कि अब इलेक्शन हो, असेंबलियां डिसॉल्व हो जैसे वो कर चुके थे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद। तो उनका ज्यादा कोशिश ये थी कि वो ये ड्रावा देकर किसी तरह इलेक्शन करवा ले। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने धमकी नहीं दी होगी या पीटीआई की जानिब से ये धमकी नहीं गई हो, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये धमकियों के तौर पर ये लफाजी होती है सियासतदानों की आपस में। आई कांट इमेजिन कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी क्लोज थी इमरान खान साहब के उस रात को कि इमरान खान साहब के कहने पे मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन अब जी अब्बास साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप समझते हैं कि इमरान खान अब हीरो बन रहे हैं? व्हाट इज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ओपिनियन अबाउट दिस? देखिए हीरो का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे आज से 2 महीने 3 महीने पहले पूछते कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त कहाँ खड़ी है, तो शायद कम ही कोई आदमी होता जो वो तक नेक आउट एंड सेड कि इमरान खान आज बहुत पॉपुलर। मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत से लोग ये बात कर सकते थे या करने की पोजीशन में थे, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि वो इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर हो रहे। महंगाई उसकी सबसे बड़ी वजह। क्या आज वो पार्टी तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई है? जी बिल्कुल। आज जब आप उनके लोगों से बात करें जाने का सोच रहे थे, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो मुझ पीटीआई छोड़ के दूसरी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते। आज वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि पीटीआई का टिकट वायबल हो। आज तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कंपीट करने की पोजीशन में आ गई। तो दिस इज माय व्यू के हीरो तो एक बहुत दूसरी चीज है कि हीरो बन गए। और वो जो कंपटीशन है वो विल दैट कंपटीशन बी बियॉन्ड परफॉर्मेंस, और वो उनको पॉपुलैरिटी की बेस पे होगा? देखिए जो कंपटीशन आप जिस कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस पे होगा, देखिए पाकिस्तान में बयानियों की लड़ाई, ठीक जिसका बयानिया उस वक्त
चल जाए वही बयानिया जीता है। लोगों को अपनी तरफ, आपने उनकी इमेजिनेशन को कैप्चर करना होता है, जो कर जाएगा जीत जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे राजा आमिर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, लॉ एक्सपर्ट है। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने भी सारा दिन ख़बरें फॉलो की। पहले ये खबरें आती रही कि FIA ने एक दरख्वास्त दी है कि केस परसूनी करने में दिलचस्पी रखते, और बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि वो एक फ़ेक खबर थी, हमने सिर्फ चेंज इन प्रोसिक्यूटर की बात की है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रोसिक्यूटर चेंज करवाना भी तो एक इंदिया देता है कि मे बी केस की को परसू करने में एक डिले चाहता है क्लाइंट। ना सिर्फ प्रोसिक्यूटर चेंज करने का, आप देखेंगे कि जो डायरेक्टर साहब पहले इसमें कर रहे थे, जिनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें हटाया गया, फिर आईओ को चेंज किया गया। और एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि FIA की जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के मतहत एक अदारा है, और अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस हो, उनके बेटे के खिलाफ केस हो, तो कोई दुनिया में ये नहीं समझ पाएगा। और खासकर पाकिस्तान को अगर हम सामने रखते हैं कि कोई किसी किस्म की ये इसमें जो ट्रायल है वो कोई कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए हमें नजर आएगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये एक फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन होगी, और फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन का फायदा हमेशा एक्यूज्ड को होता है, और अल्टीमेटली एक क्लीन चिट देने की जानिब FIA बढ़ेगा, और कोशिश की जाएगी कि अदालतों से अपना केस कमजोर करते हुए, उसको सही पैरवी ना करते हुए, किसी भी तरह से मियां शहबाज शरीफ और हमजा को ये क्लीन चिट दिलाई जाए अदालत जी से। आमिर अब्बास साहब, ये भी थोड़ा समझाइएगा कि वो क्लैरिफिकेशन मैंने पढ़ी है और उसमें ये बात तो की गई है कि प्रोसिक्यूटर को चेंज करने के लिए हमने दरख्वास्त की है, लेकिन प्रोसिक्यूटर को क्यों चेंज करना है इस बारे में बात नहीं की, तो इसका क्या मतलब? देखिए, प्रोसिक्यूटर को तो वैसे तो चेंज करना किसी भी महकमे का वो है, लेकिन प्रोसिक्यूटर को चेंज करने के दो ही वजूहात होती हैं। या तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो केस सही चला रहा हो, या वो बहुत ऑनेस्ट और वो होता है कि वो किसी की बात नहीं सुनता, और वो कहता है कि जी जो केस के मेरिट्स हैं इसके मुताबिक मैं केस चलाऊंगा। तो अब अगर प्रोसिक्यूटर को इस स्टेज पे चेंज किया जा रहा है, तो प्राइमा फेशिया यही लग रहा है कि जनाब इस केस को कमजोर किया जाएगा, इसकी प्रोसिक्यूशन कमजोर की जाएगी, और किसी न किसी अंदाज में इस केस को इस अंदाज में अदालत में ले जाया जाएगा। और तो कि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसमें ऐसे एविडेंस हैं कि जो ओपन एंड शट केस एक जाहिर करता है, जिसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी एविडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लेट्स सी कि किस अंदाज में ये चलता है। लेकिन अदालत वहां पे बैठी है, जज साहब मौजूद हैं, और अगर जज साहब जो उनसे है वो इस पे सख्ती से अमल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स और चीजें दाखिल हो चुकी हैं, और अगर अब उन्होंने कोर्ट चलाना है, और कानून ये है कि जो अदालत है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो जज हैं वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो अगर उन्हें ये फील होता है कि प्रोसिक्यूशन इसमें कोई सही अंदाज में केस नहीं चला रही, तो वो फिर इसमें कोई ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूटर के साथ साथ वो उसको अच्छा, वो इसमें कह रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, आई एम सॉरी टू कट यू, वो कह रहे हैं चेंज ऑफ द प्रोसिक्यूटर इज अ रूटीन मैटर। In the time of previous government too, prosecutor was changed several times in the same case. देखिए, although it's और उसी प्रोसिक्यूटर चेंज को करने की वजह से अभी तक 1 साल हुआ कि बड़ी मुश्किल से जाके चार्ज फ्रेम होने की नौबत आई, और अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा। यही वो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि जिससे कोई भी क्रिमिनल केस जो सा है वो अफेक्ट हो जाता है, सालों साल केस चलता रहता है, गवाह इधर से उधर हो जाते हैं, जजेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने वो ये कह रहे हैं कि वो अपना बायस, जो एक बायस होने का एक इंप्रेशन आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये भी कह रहे हैं कि हमने विड्रॉल ऑफ द केस की बात नहीं की है। देखिए, विड्रॉल ऑफ द केस आपने वो पढ़ा, मैंने वो खत एप्लीकेशन पढ़ी है जो उन्होंने अदालत में दी है, और अदालत में उन्होंने जो उसमें अल्फाज लिखे हैं, अगर उसको पढ़ा जाए,
आई डोंट नो कि वो जो दरखास्त है जो सोशल मीडिया पे है वो दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अगर वाकई ही वो दरखास्त दी गई है तो उसमें तो लिखा है कि जी वो केस को परसू नहीं करना चाहते, केस को चलाना नहीं चाहते। तो अब ये उस दरखास्त के बारे में नैब उसको एफआईए क्लैरिफिकेशन दे कि ये जो दरखास्त जिन साहब ने दी है और वो खाली दरखास्त नहीं है, उस पे सिग्नेचर हुआ है वो एक कह रहे हैं शख्स कि का। हम इसके हमारी तरफ से अगर किसी ने ऐसी कोई दरख्वास्त दी है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो फेक है। तो ठीक है, फिर जब कार्रवाई होगी, क्योंकि वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनका नाम लिखा हुआ है, तो वो भी गालिबन आके वजाहत कर देंगे कि उन्हें क्यों कहा गया और किसने कहा कि ये केस में लेकिन असल बात ये नहीं है दरखास्त आ गई और हम प्रोसिक्यूटर चेंज कर रहे हैं। बात ये है कि जनाब चार्ज फ्रेम हो और उसके बाद ये केस अपने मेरिट्स पे चले। 1 साल हो गया है, इसमें तारीखें ली जाती हैं और एक बात तो क्लियर है कि जनाब जब एफआईए एक इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर आता है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस अंदाज में ये केस चलेगा। इसका एक तरीकेकार है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि उसको नैब फिर अगर ट्रायल चल रहा हो तो वो नैब चेयरमैन को इख्तियार होता है कि वो किसी भी ऐसे केस को नैब के जरिए प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं। तो अगर नैब चेयरमैन समझते हैं कि वो इसमें अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए इसे ले ले, मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे आपसे आखिरी सवाल पूछना है कि ये भी थोड़ा बताइएगा कि हमने देखा कि जो लंदन की अदालतों में इनके हवाले से केसेस आए वो तो बड़े वो ज़्यादा ओपन एंड शट केसेस थे कि कुछ नज़र नहीं आया और कुछ मिला नहीं, और उसी नौयत के केसेस पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें सही क्या है और क्या समझ आता है आपको? नहीं, लंदन में उनके खिलाफ इस किस्म के केसेस नहीं आए थे कि जहाँ पे इनके क्लर्क्स के खिलाफ, जहाँ पे इनके जो रमजान शुगर मिल के एम्प्लॉइज हैं और दीगर मकसूद चपरासी वाले हैं, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए के पैसे आए हों और अल्टीमेटली वहां पार्क होने के बाद वो इनके अपने अकाउंट्स में चले गए हों। लंदन में तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई और केस था और वो इस हद तक अभी तक चला भी नहीं था नेशनल क्राइम एजेंसी के पास, वो तो एक प्रीलिमिनरी स्टेज पे था। यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, गवाहन के बयानात रिकॉर्ड हो गए, बैंक से डॉक्यूमेंट ले लिए, 8 या 10 वॉल्यूम का चालान कोर्ट में दाखिल हो गया। तो ये तमाम चीजें जब आ गई और जब इनके जवाबात पूछे गए कि जनाब बताइए, और इसमें कुछ मेरे इल्म के मुताबिक कुछ वादा माफ अगर गवाह भी हैं, तो ये वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो है केस है। और आप फैटिफ में हम जब हैं तो फैटिफ में हमारा जो ग्रे लिस्ट में होने का एक इशू यही है कि वो वहां पे क्वेश्चन आता है कि आप अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तो बनाते हैं लेकिन सजाएं नहीं होती, क्या वजह है? तो ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।